हेलो एंड वेलकम टू जीएस वाणी। जीएस वाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग गत पुलिस परीक्षा से पहले कुछ कमिटमेंट किए थे कि इस जीएस वाणी चैनल पे हम लोग विषयवार अध्ययन करेंगे, जनरल स्टडी से संबंधित सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं उन सामान्य अध्ययन के विषयों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो एक सर्वे करा के स्टूडेंट से जब ये पूछा गया कि कौन से विषय से जीएस की क्लासेज स्टार्ट की जाए, तो मोस्टली स्टूडेंट का कहना था कि सर इंडियन पॉलिटी, इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटपटे हैं, इनको पहले देखा जाए। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। समय को बिना खराब किए हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे रोक रोक कर और अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मोड में अगर हम चलते हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा, उससे फिर अपने नोट्स तैयार करिएगा और उससे सारे तथ्यात्मक पहलू भी हम साथ में शामिल करते हुए चलेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं भारत की संविधान सभा से। भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी सभा जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, भारत के लिए आईन तय करेगी, यानी हम लोगों के लिए संविधान बनाया जाएगा। ये संविधान बनाने की आवश्यकता कहाँ से आ पड़ी है? इसलिए आ पड़ी है क्योंकि शुरुआत में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो इंग्लैंड के लोग चीज़ें मशीन से बना रहे होते हैं, उनके यहाँ पर मशीनरी का युग आ गया है। औद्योगिक क्रांति का कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इतना है कि वस्तुएं जो कि कभी हाथ से बनाई जाती थी उनमें मशीनीकरण हो गया है, चीज़ें मशीन से बनने लगी हैं, बेहतर क्वालिटी की बनने लगी हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया है। तो उनको अलग अलग देशों में बेचने के लिए वो लोग समय समय पर आते रहे। उसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ की ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है और भारत में व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, भारतीय राजाओं से युद्ध करते हैं, संधि करते हैं, फिर संधि का उल्लंघन करते हैं और पुनः युद्ध करते हैं। जब भारतीय शासक बिल्कुल कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब उन्होंने भारतीय शासन प्रशासन के क्षेत्रों को जीत लिया तब उनके मन में, उनके मस्तिष्क में आया कि क्यों ना हम भारत के ऊपर अब शासन भी करना शुरू कर दें। जो कंपनी यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य के साथ आई थी वो शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप कर रही है, उसका उद्देश्य बिल्कुल बदल गया है। उसी उद्देश्य के साथ जब यहाँ पर ये शासन प्रशासन करने लगती है तो भारतीयों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भारतीयों को लगता है कि हमारे देश में एक विदेशी कंपनी आकर के और शासन करना शुरू करती है। हालांकि जो हमारे यहाँ का बुजुर्ग वर्ग था वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को मानसिक तौर पर स्वीकार कर चुका था, परंतु वह भी अंदर से विरोध कर रहा था और युवा वर्ग बिल्कुल अंग्रेजों की नीतियों से परेशान हो चुका है। इस वजह से समय समय पर हमारे यहाँ पर भारतीयों के युवा वर्ग के द्वारा संविधान भारतीयों के लिए बनाया जाए और संविधान बन जाने पर हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाए, अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, इस बात की समय समय पर मांग उठती रही है। और उसी क्रम से हम लोग स्टडी करते हैं, यहीं से इंडियन पॉलिटी के बीज पड़ जाते हैं, वे विषय यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC, ये जो भारत में आई थी, तो जिस समय ये भारत आई उस समय यहाँ पर मुगलों का शासन था। जो मुगलों का शासन था उस मुगलों में परमिशन लेने के लिए ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आता है। ये जो कैप्टन हॉकिंस आता है, ये कैप्टन हॉकिंस शुरुआत में 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत तट पर उतरा था। सूरत गुजरात में स्थित है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सूरत ताप्ती नदी के कोने पर है, ताप्ती नदी के मुहाने पर है, बिल्कुल उसके तट पर है। ताप्ती नदी को ही तापी नदी भी कहा जाता है, इसलिए तापी और ताप्ती जब कहा जाए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर ये 1608 में उतरता है और 1609 ईस्वी में जाकर के उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से दरबार में बात करता है। जहांगीर इतना प्रभावित हुआ क्योंकि इसने फारसी भाषा में बात किया था, दिखने में अंग्रेज है, भाषा फारसी इस्तेमाल कर रहा है और फारसी भाषा मुगलों की दरबारी भाषा है। जहांगीर को बहुत पसंद आया, उसे लगा कि ये तो दिखने में केवल चमड़ी से अंग्रेज लग रहा है, भीतर से तो ये हमारे फारसी भाषा का ही प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे ही
तरीके का व्यक्ति है। इस वजह से जहांगीर ने क्या किया, उसे परमिशन दिया, और परमिशन पहले दी गई, फिर पुर्तगालियों और भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। जहांगीर ने परमिशन वापस ले ली और अंत में जाकर के इन लोगों ने 1613 ईस्वी में इन्होंने अपना भारत में प्रथम स्थायी कारखाना, यानी इनकी जो स्थायी फैक्ट्री रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये इन्होंने 1613 ईस्वी में उसी सूरत के तट पर लगा दिया, यानी गुजरात के तट सूरत पर इन्होंने लगाया। तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में भारत में स्थायी है। स्थायी शब्द लिख रहे हैं, इसका मतलब अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने पहले कहीं अलग लगाई होगी। तो इनके अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो 1611 ईस्वी में इन्होंने आंध्र प्रदेश के, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, इसी को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, यहां पर इन्होंने 1611 ईस्वी में अपना अस्थायी कारखाना लगा रखा था। धीरे धीरे करके इन्होंने भारतीय क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। प्रश्न एक ये बनता है कि पहली बार ब्रिटेन की संसद ने ये कब स्वीकार किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्य के साथ आई है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो क्षेत्र जीते गए हैं, इन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से होता है कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारतीय क्षेत्रों को, जो कि BEIC ने जीता था भारत में, इसके द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब घोषित किया। तो पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब माना था, यानी सीधे ब्रिटेन के कब्जे वाला क्षेत्र उन्होंने कहना शुरू कर दिया है आधिपत्य का क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के सबसे युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट, उनके द्वारा लाया गया एक एक्ट था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इट्स पिट्स इंडिया एक्ट में, जो कि 1784 में आया, इस एक्ट में पहली बार ब्रिटेन की संसद ने, उनकी पार्लियामेंट ने मान लिया कि भारत में जो BEIC व्यापार करने गई थी, जब उसने भारतीय क्षेत्रों को जीता, तो अब वो क्षेत्र उसके अधिकार में जरूर हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रिटेन के आधिपत्य के क्षेत्र हैं, ऐसा ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया है। यानी इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने ये मान लिया कि अब BEIC के जो क्षेत्र हैं वो हमारे अधीन है, यानी ब्रिटेन के अधीन है। धीरे धीरे भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना दिया इंडिया को, यहां शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। भारतीय लोग जब असंतुष्ट हुए, तब इन्होंने जब अंग्रेजों की नीतियों को समझा, हमारे यहाँ कुछ ऐसे नेता रहे हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक सिद्धांत था, जिस सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, इसका मतलब है धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ये क्या है, ये धन का बहिर्गमन सिद्धांत या धन का निष्कासन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, धन निष्कासन सिद्धांत। ये जो धन निष्कासन सिद्धांत है, इसका क्या मतलब है धन निष्कासन सिद्धांत का। भारत से बहुत सारा टैक्स लगाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, टैक्स वसूली भारत से करते थे, बदले में भारत का विकास नहीं करते थे। वो पैसा जो भारत में टैक्स से मिला हुआ है, उससे ब्रिटेन का विकास हो रहा था। इसी को कहा गया था कि भारत से नाली की तरह पैसा निकलता है और ब्रिटेन में जाकर के विकास करता है। इसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। और ये धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को देकर के भारतीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया कि कहीं न कहीं अंग्रेज भारतीयों के पक्षधर नहीं है, भारतीयों का विकास नहीं करना चाहते। सामने वो यही कहते थे कि हम भारत का विकास करने के लिए आए हैं, भारत में लोगों को शिक्षित करेंगे, भारतीयों का विकास करेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। लेकिन ये सब केवल दिखावा था। वो यहाँ पर भारतीयों का शोषण कर रहे थे। जैसे ही यहाँ के बुजुर्ग नेताओं के द्वारा ऐसे सिद्धांत दिए जाते हैं, युवा वर्ग में क्रांति सी फैल जाती है। और हमारे यहाँ धीरे धीरे अंग्रेजों के बारे में जो एक फेथ था, जो अंग्रेजों पर विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का विकास करने के उद्देश्य से आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है। और भारतीय समय समय पर अब मांग करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए संविधान बनाया जाए और हमारी संविधान सभा बने, वो हमारे भारत के लिए संविधान बनाए और उस संविधान के बन जाने के बाद अंग्रेज हमारे देश को आजाद करके चले जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर
शुरू होगी। इसका मतलब हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से परेशान हो गए जब भारतीय, तो भारतीयों ने समय समय पर यहाँ पर मांग शुरू कर दी कि अब अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए, और अंग्रेजों से आज़ादी तब चाहिए जब हमारा संविधान तय हो जाए, और संविधान बनेगा इसके लिए एक सभा बनाई जाए, और उसी को कहा गया संवैधानिक सभा, भारतीय संविधान सभा। कहा जाएगा कि भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग ये व्यक्तिगत रूप से किसने किया था, और वो अनौपचारिक तरीके से था। अनौपचारिक का मतलब है केवल अपनी पत्र पत्रिकाओं में कहा गया था, अनौपचारिक रूप से ऐसा करने वाला कौन व्यक्ति है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। किसने किया है ऐसा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया हुआ है। ये लाल, बाल और पाल के जो नेता हैं वो गरम दल के नेता, लोकमान्य इनकी उपाधि है। इन्होंने किया, कब मांग किया है? 1895 ईस्वी में इन्होंने ये मांग की, लेकिन ये अनौपचारिक मांग थी, क्योंकि ये किसी बड़े पद पर नहीं है, ये एक केवल क्रांतिकारी के तौर पे अपनी पत्र पत्रिका में ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी जो बहुत चर्चित रही थी। कौन सी? एक है पत्रिका द मराठा। ये जो द मराठा पत्रिका है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी भाषा में थी, और दूसरी पत्रिका थी केसरी, और ये मराठी भाषा में निकाली जाती थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने पहली बार 1895 में ये मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, लेकिन इस मांग को अंग्रेजों ने दरकिनार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के लिए अभी भारतीयों की मांग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये मांग ऐसे ही पड़ी रही। फिर आपको पता है 1922 ईस्वी में भारत के एक बड़े नेता महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई, और इन्होंने कहा जो संविधान सभा बनाई जाए, ये संविधान सभा भारतीयों के लिए हो और भारतीयों द्वारा निर्मित हो, यानी भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान सभा होनी चाहिए, यानी उसमें भारतीय सदस्य होने चाहिए जो संविधान तय करें, क्योंकि संविधान भारत के लिए लिखा जाना है, इसलिए इसमें अंग्रेज सदस्य नहीं होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा जब संविधान बनाया जाएगा तो भारतीयों के लिए बेहतर संविधान होगा, ऐसी विचारधारा महात्मा गांधी जी ने पेश किया। भारतीयों द्वारा निर्मित होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, ये बात भी वैसी की वैसी ही पड़ी रही। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में पहली बार पार्टी के तौर पे स्वराज पार्टी ऐसी थी, और इस स्वराज पार्टी ने पहली बार मांग उठाया कि हमारे भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। ये 1924 में उठा रही है। स्वराज पार्टी कौन है? स्वराज पार्टी वास्तव में 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्थापित हुई है। स्थापना करने वाले 2 लोग हैं। कौन है? एक तो आपके पास है जो चंद्रशेखर, जिनको हम लोग जानते हैं कि ये स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या, पहले तो उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं। स्वराज पार्टी बनी क्यों थी? भारत में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस असहयोग आंदोलन चलाए जाने के बाद अचानक से चौरी चौरा का गोरखपुर में थाने का कांड हो गया। गुस्साई हुई भीड़ ने उसमें आग लगा दिया थाने में। इससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज हो गए कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये जो चित्तरंजन दास हैं इन्हें शॉर्ट में हम लोग सीआर दास बोलते हैं। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, और मोतीलाल नेहरू ने एक पत्रिका भी संपादित की थी, इंडिपेंडेंट। इनकी पत्रिका का नाम है इंडिपेंडेंट पत्रिका थी। चित्तरंजन दास ये जो हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना करी थी स्वराज पार्टी की।
1 जनवरी 1923 इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज अब कहना शुरू कर दिए हैं, सरकार ने नाम बदल दिया है। तो 1924 में इसी स्वराज पार्टी ने, स्थापना 1923 में हुई, इस पार्टी ने मांग किया कि भारत के लिए संविधान सभा बननी चाहिए जो कि संविधान बनाएगी। ये 1924 में पार्टी लेवल पे पहली बार कहा गया। अभी तक कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया है, अभी कांग्रेस ने इस पे मांग नहीं की। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कब माना। तो कांग्रेस कब मानती है उसको भी देखिए। कांग्रेस ने माना उसके पहले, कांग्रेस के पहले भी एक व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत तौर पे अपनी इस मांग को उठाते हैं, उनका नाम है M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में पूछा जाए प्रथम बार औपचारिक रूप से मांग करने वाले कौन है, तो वो है M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने ये मांग कब की है? 1934 में की। अभी भी इस पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। कोई भारतीयों के लिए इतनी सारी मांगे चल रही हैं, लगातार मांगे हो रही हैं, अलग अलग नेता मांग कर रहे हैं, पार्टी मांग कर रही है, पर अंग्रेज अभी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे क्या हुआ? अब कांग्रेस ने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि हाँ, हमारे भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। यानी अगर पूछा जाए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। ये कहां किया गया? ये 1936 में किया गया और कांग्रेस ने ऐसा पहली बार स्वीकार किया कि हाँ, उसकी कार्य समिति ने, उसकी जो वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की, उसने कहा कि भाई हाँ, हम एक संविधान सभा हम बनाना चाहते हैं, और ऐसा कांग्रेस भी मांग कर रही है। यानी औपचारिक रूप से कांग्रेस ने यहां पे मांग किया है। हालांकि उसने कहे 1935 में ही दिया था, पर इस प्रस्ताव को 1936 में पास किया। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा बननी चाहिए वो वयस्क मताधिकार पर बननी चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब है जो मत देने के लिए योग्य लोग हैं, जिनकी एज वयस्क हो चुकी है, वो लोग मत देकर के एक संविधान सभा बनाएंगे और वो संविधान सभा हमारे भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। यानी संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएं वो अप्रत्यक्ष रूप से ना चुने जाएं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर चुने जाएं। ऐसा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अभी भी अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप सभी को यह पता है कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इस द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, तंग हो गए। उन्हें लगने लगा कि जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर वो इनको इस युद्ध में हरा देगा। बिल्कुल हारने की कगार पे भी पहुंच गए थे अंग्रेज। अंग्रेजों को इस युद्ध में जीतने के लिए एक ही रास्ता दिखाई दिया, किसी तरीके से भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त किया जाए। इसलिए जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीयों की मांग की तरफ ध्यान दिया कि भारतीयों ने लगातार एक लंबे अरसे से मांग की है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इस संविधान सभा को अंग्रेजों ने जाकर 1940 में स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार क्यों कर रहे हैं अंग्रेज? इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अब उनको लगने लगा कि भारतीयों की इसमें मदद चाहिए। बिना भारतीयों की मदद के अब हम यहां पर युद्ध नहीं जीत सकते हैं। इस वजह से अगर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्होंने भारत की मांग क्यों स्वीकार कर ली? क्योंकि आपको पता है पहले विश्व युद्ध में भी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहने के कारण बहुत सारे भारतीय सैनिक महात्मा गांधी जी के द्वारा कह देने के कारण ब्रिटेन की तरफ से पहले विश्व युद्ध में लड़े थे। 2 विश्व युद्ध हुए, दोनों ही विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में लड़े गए थे और यूरोप महाद्वीप का देश है ब्रिटेन, जो कि हमारे यहां पर आकर के हमारे ऊपर, भारत के ऊपर शासन कर रहा था।
इस वजह से भारतीयों के द्वारा भारतीय सैनिकों का वहां पर जाना, वो भारतीय सैनिकों को लेकर गए क्योंकि गांधी जी से उन्होंने कहा कि अगर आप मदद करेंगे और हम विश्व युद्ध वहां जीत जाते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे। पर उन्होंने भारत को आजाद तो किया नहीं था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी ने इसी कमिटमेंट के साथ भारतीय सैनिकों से मदद करवाई थी अंग्रेजों की कि हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन अंग्रेज तो अपने वादे के मुताबिक भारत को आजाद किए नहीं। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें पता है कि इस बार अगर हम कहेंगे तो महात्मा गांधी भर्ती कराने वाले नहीं हैं इस बार सैनिकों को। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा था कि ये भर्ती कराते हैं और सैनिकों को और अंग्रेजों की तरफ से लड़वा रहे हैं। लेकिन वहां गांधी जी का उद्देश्य था कि भारतीयों को आजादी मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। अंग्रेजों ने कमिटमेंट अपना फेल कर दिया था। 8 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 8 अगस्त 1940 ये तिथि है जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने ये बात स्वीकार कर ली कि हां, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। ये 8 अगस्त 1940 को उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, इस लिनलिथगो के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, ये 8 अगस्त में रखा गया, इसीलिए इसको कहा गया अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ये भारत के लिए संविधान तय करेगी। यानी इतने लंबे अरसे से जो मांग चली आ रही थी, इस मांग को अगर हम देखें तो इस मांग को अंग्रेजों ने कहां जाके स्वीकार किया? 1940 में। और वो स्वीकार भी ना करते क्योंकि उनको द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद चाहिए, इसलिए भारतीयों की बात मानना उनकी मजबूरी थी। लॉर्ड लिनलिथगो को भारत से कोई लगाव नहीं है, वो लॉर्ड लिनलिथगो इसलिए भारत की बात मान रहा है, संविधान सभा बनाने को तैयार हो गया क्योंकि वो बिना मदद के द्वितीय विश्व युद्ध जीतने वाला नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो अब यहां पर 1940, 8 अगस्त 1940 तक ये बात स्वीकार कर ली गई कि हां, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बननी चाहिए। अब संविधान सभा बननी चाहिए, इस पर आगे एक और आयोग आया जिसे कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। 1942 किसके नेतृत्व में आया? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स अंग्रेज है, ये क्रिप्स प्रस्ताव में अकेला आया था, क्योंकि एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कितने सदस्यीय आयोग था ये, तो ये केवल एक सदस्यीय आयोग था। स्टैफर्ड क्रिप्स आया और उसने 1942 में भारतीयों के लिए ये बात औपचारिक रूप से विधिवत तरीके से उन्होंने स्वीकार कर ली कि हां, भारतीयों के लिए संविधान सभा बनेगी। अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया। ये संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी, लेकिन संविधान सभा कब बनाई जाएगी? जब विश्व युद्ध दूसरा समाप्त हो जाएगा तब। इस बात पर कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी स्पेशली महात्मा गांधी जी, उनको इस बात से आपत्ति हो गई। गांधी जी ने कहा, ये जो क्रिप्स प्रस्ताव में आप हमें फॉरवर्ड डेट का चेक दे रहे हो, फॉरवर्ड डेटेड चेक जो दे रहे हो, यानी अग्रिम तिथि का जो चेक आप हमको दे रहे हो, आगे की तिथि का अभी से चेक दिए दे रहे हो, अग्रिम तिथि का चेक, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आज क्यों नहीं बना रहे संविधान सभा? विश्व युद्ध कब खत्म होगा किसको पता है? आज 1939 से 1945 विश्व युद्ध चला, आज पढ़ा और पढ़ाया जाता है, लेकिन 1942 में किसी को नहीं पता था कि जो 1939 का शुरू हुआ विश्व युद्ध है वो 1945 में खत्म होगा कि उसके बाद भी चलता रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, ऐसे एक आगे की तिथि का चेक आप हमको दे रहे हो और वो बैंक दे रही है जिसको यही नहीं पता कि ये विश्व युद्ध जीतोगे आप कि हारोगे। इस वजह से इसे गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया और इतना नाराज हुए गांधी जी कि इसी के नाराजगी के कारण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चलाया था। गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो इसी क्रिप्स प्रस्ताव के फेल होने के बाद चलाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया, लेकिन ये इतिहास का फैक्ट है, इसको हम लोग इतिहास में देखेंगे। अब यहां हम देखते हैं कि अभी भी संविधान सभा बन नहीं पाई। अब वहां स्थिति देखिए क्या है। उधर विश्व युद्ध समाप्त होता है, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल साहब जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने किसी तरीके से येन केन प्रकारेण इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेजों को जिता दिया। इसमें हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ गई थी और ये जो विश्व युद्ध जीत गए, तो विंस्टन चर्चिल विश्व युद्ध तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनके यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन होना था, अपना इलेक्शन हार गए विंस्टन चर्चिल।
और विंस्टन चर्चिल जब अपना इलेक्शन हार गए तो वहां पर एक नया प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है क्लीमेंट एटली। ये जो क्लीमेंट एटली वहां प्रधानमंत्री बनता है, इसने 20 फरवरी 1947 इसको इन्होंने सीधे सीधे घोषणा कर दी। क्या कहा इन्होंने? कहा 30 जून 1948 से पहले हम भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, यानी ब्रिटेन सत्ता ट्रांसफर कर देगी, भारत को पावर ट्रांसफर कर देगा और ब्रिटेन यहां से चला जाएगा। ये ऐसा क्लीमेंट एटली को भारत से कोई लगाव नहीं है, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध में इतनी महंगाई बढ़ गई थी ब्रिटेन में कि उस महंगाई को क्लीमेंट एटली की सरकार ब्रिटेन में झेल नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि भारत की लगभग 40 करोड़ की आबादी ब्रिटेन से शासन यहां भी करेंगे तो इतना सारा हम लोग यहां पर खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन महंगाई को झेल रहा है। विश्व युद्ध लड़ना जीतना वो एक अलग पहलू है, उससे जो महंगाई बढ़ी थी उससे जनता वहां की त्राही त्राही कर रही थी। इस वजह से क्लीमेंट एटली ने स्वतः कर दिया घोषणा कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इसके पहले संविधान भारत बना ले, और संविधान बनाए कैसे, उसके लिए हम अपने यहाँ के 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेज रहे हैं, वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे और भारत अपने लिए संविधान बना ले। तो अब वो यहां पर भेजता है, किसको भेजता है? यहां पर अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजता है। और जब तीनों कैबिनेट मंत्री हैं क्लीमेंट एटली की सरकार में ब्रिटेन में, तो इसे कैबिनेट मिशन कहा गया या कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन आया, ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई। ये 1946 की कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन क्यों कहलाती है? क्योंकि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री हैं। इसमें जो आए हुए कैबिनेट मिशन में हैं 3 लोग हैं, इनमें एक अध्यक्ष है पैट्रिक लॉरेंस, ये तो अध्यक्ष है। और अगर हम देखें सदस्य के तौर पे कौन है, एक व्यक्ति वो सदस्य है जो इसके पहले क्रिप्स प्रस्ताव में आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स। वो मूर्ख दोबारा फिर आया, क्योंकि ये पहले अपने जब अकेला आया था तब तो फेल हो गया था। अब इस बार आया है 3 लोगों के साथ, फिर इसमें सदस्य बन के आया है, लेकिन यहाँ सदस्य बन के आया है। वहाँ तो वो अकेला ही था, तो वो अध्यक्ष भी था। स्टेफर्ड क्रिप्स के अलावा यहाँ पर है A.V. अलेक्जेंडर, ये नौसेना के मंत्री हैं और ये भी यहाँ पर आए हुए। ये कुल 3 लोग आए, 1946 में आए। उद्देश्य क्या है? भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए। अभी तक देखिए 1940 के 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार जरूर कर लिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, पर अभी तक संविधान सभा तो नहीं बनी थी। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में औपचारिक रूप से उन्होंने फिर से स्वीकार कर लिया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनेगी, पर फिर भी नहीं बनी थी। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना अब ये पहली सफल योजना रही जिसके तहत भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण हो गया। एग्जाम में प्रश्न आता है किस योजना के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा बन गई? तो ये कैबिनेट मिशन योजना सफल योजना रही। सफल क्यों रही? क्योंकि अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। और 2 चीजें इसमें सफलता रही। क्या? एक तो भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा का निर्माण, और इसका कार्य हो गया कि संविधान को लिखे। दूसरा क्या किया? जब तक संविधान तैयार नहीं होता तब तक एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। जब तक देश की चुनी हुई सरकार संविधान के अनुसार नहीं आती तब तक के लिए सरकार, उसे कहा गया अंतरिम सरकार का गठन। ये दोनों ही बातें सफलतापूर्वक सफल योजना के तहत कैबिनेट मिशन ने कर दिया यहाँ भारत में। ये जो अंतरिम सरकार है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में 2 सितंबर 1946 को अपने 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ शपथ लिया गया। यहाँ पर 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल, इसके साथ में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया। यानी 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हो गया। यह सरकार तब तक कार्य करेगी जब तक भारत के संविधान के द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं आ जाती, तब तक के लिए कार्य करेगी। तो दूसरा इधर जो दूसरा पहलू है, ये संविधान सभा बन गई। इसका काम क्या है? भारत के लिए संविधान लिखना, संविधान तैयार करना। तो ये भारत के लिए अब यहाँ आईन यानी संविधान तैयार करेगी, और इस संविधान को लिखने के लिए भारतीयों के लिए क्या करेगी संविधान